हाँ भाई, आज जो है केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3 अपन स्टार्ट कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, रिएक्शन की फिजिबिलिटी आप थर्मो से बता सकते हो, इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी आप केमिकल और आयनिक से बता सकते हो। तीसरी बात, आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो भी जानकारी है वो केमिकल काइनेटिक्स से बताओगे। सबसे पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन आपका होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, प्रोडक्ट है तो प्लस साइन। सबसे पहले आपने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपको ध्यान रखना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। अगर गैस है तो एटमॉस्फेरिक यूनिट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकेंड मिनट आवर जो लेना है। रेट ऑफ रिएक्शन के प्रॉब्लम्स लगाने के दो तरीके आपने देखे थे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो। इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो N/ROR होता था। दूसरा आपने रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा x/T। इसके बाद आपने ये देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल होता है और रेट ऑफ रिएक्शन को आपको कितने मोल के रिस्पेक्ट में लेना है, 1 मोल के रिस्पेक्ट में लेना है। और आप 1 मोल के रिस्पेक्ट में कैसे लोगे, जो भी आपकी स्टिक्योमेट्री है उसका आपको रेसिप्रोकल ले लेना है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना था, हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन, N2 + 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। अगर आप ये याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। थर्मल डिसोसिएशन ऑफ H2O2 याद कर लेते हो तो भी बढ़िया बात है। 2H2O2 गिव्स 2H2O + O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये वाटर और ऑक्सीजन में टूटता है। फिर अगर थर्मल डिसोसिएशन ऑफ N2O5 भी याद करना है तो वो भी करिए। 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2। ये कुछ बातें हमने देखी थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में फिर हमने क्वेश्चंस वगैरह देखे थे कि वो यूनिट से कैसे परेशान करता है, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेथड 1 से करने हैं कि मेथड 2 से, ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये एंड किया था पार्ट 2। अब आ जाते हैं पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में सबसे पहले ही पढ़ने वाले हैं हम, हेडिंग आपने डालना है, अगला हेडिंग डालिए लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पिछले साल 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था गुलबर्ग एंड वागे ने, और लॉ ऑफ मास एक्शन से हम केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या निकालते हैं, अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हैं। ये आपने 11th में भी पढ़ा है। अब वही लॉ ऑफ मास एक्शन को हम रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे रिलेट करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट आपको डालना है, और इस नोट के पॉइंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए आपने रिएक्टेंट में भी झांका, रिएक्टेंट के भी कुछ क्वेश्चंस किए, और प्रोडक्ट से भी आपने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट से N/ROR से निकाला। अब इस पॉइंट से पूरे केमिकल काइनेटिक्स के अंत तक सिर्फ और सिर्फ हमको रिएक्टेंट के साइड ही देखना है। सिर्फ किसके साइड देखना है, रिएक्टेंट के साइड ही देखना है। हमको कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट से। हमको सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा टोटल फोकस अभी से लेकर के चैप्टर के एंड तक सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लेना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर लेना है, रिएक्टेंट के पैरामीटर्स के ऊपर लेना है, और प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ROR के क्वेश्चंस में आपको पूरी रिएक्शंस पे फोकस करना है। यहां से आपको केवल और केवल रिएक्टेंट के साइड देखना है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है। तो नोट पॉइंट में एकदम क्लियर लिखेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स till the end of chapter, from this point onwards till the end of chapter, we only have to look at reactant side and not on product side। सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा जो फोकस है वो किस साइड होना चाहिए, रिएक्टेंट के साइड होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट के साइड होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन पे आ जाते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में मैं एक रिएक्शन को कंसीडर करता हूँ
स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स प्रोडक्ट। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिए हैं और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया है, हाँ भाई प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है ये तो रिएक्टेंट है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स है। जैसे अगर देखेंगे एक रिएक्शन 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 2A + 3B में A और B तो आपके रिएक्टेंट है और 2 और 3 क्या है आपके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, उसी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से लिखा हुआ है। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन की हम डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू those molecules of reactant, rate of reaction is directly proportional to those molecules of reactant taking part in a reaction, in a reaction। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के उन मॉलिक्यूल से जो कि रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला पॉइंट आपको लिखना है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, द नंबर ऑफ, या ऐसा लिखना है द सम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बेटा हम 2 लॉ पढ़ने वाले हैं। कितने लॉ पढ़ने वाले हैं, 2 लॉ। सबसे पहला लॉ जो आप पढ़ रहे हो लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसके बाद जो आप लॉ पढ़ोगे वो होता है आपका रेट लॉ। वो क्या होता है, रेट लॉ। ओके, फिर इसके अंदर हम 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे हम ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि एक 100 मीटर की रेस है, अज्यूम कर लेते हैं कि 100 मीटर की रेस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपकी फिनिश लाइन है, और यहाँ पे मान के चलते हैं 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मान के चलते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 मीटर की रेस जो हमारे स्कूलों में होती है, बचपन में होती है, आपको 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना रहता है अगर आपका मन है तो मान के चलते हैं हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे सारे के सारे सभी का मन है कि मैं 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करूंगा और उसमें मैं जीतूंगा। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि 100 लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या 10 के 10 रेस जीत सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रेस कौन जीत सकता है? कोई भी आदमी जो कि फर्स्ट आया उसको हम बोलेंगे कि वो रेस जीत गया। बहुत हो गया तो आप बोल सकते हो कि चलो जो सेकंड आया है उसको भी हम अवार्ड दे देते हैं और जो थर्ड आया है उसको भी हम अवार्ड दे देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में होता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्विकली। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ना है और रेट लॉ में अपन को क्या पढ़ना है? ऑर्डर पढ़ना है। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या बोल रहा है, अब इसको समझते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी सिंपल ये बोलता है कि रेस में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी आप रेस करवा रहे हो, जो भी कंपटीशन करवा रहे हो, उसमें जितने लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं
उन सब का सम मेरे को चाहिए और उन सब को टोटल कर दोगे तो मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर आ जाएगा। जैसे नीट जो है फॉर एग्जांपल 15 लाख बच्चे देते हैं और उसमें से सिलेक्ट मान के चलिए 60,000 बच्चे हो रहे हैं, तो जितने लोग भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सम किसके बराबर हो गया? मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर हो गया। और ऑर्डर क्या बोलता है? ऑर्डर बोलता है मेरे को मतलब ही नहीं है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे तो मतलब है कि एक्चुअली कितने लोग जीत रहे हैं या कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो उन 15 लाख को ऐड नहीं करना है ऑर्डर में, ऑर्डर में आपने किसको ऐड करना है? केवल और केवल उन 60,000 लोगों को जो कि एक्चुअली सिलेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, केमिकल रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। केमिकल रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी का जो सम है वही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे रेस में 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका सम जो है किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर हो जाएगा। और ऑर्डर आपका क्या होता है? ऑर्डर आपका होता है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्चुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्चुअली में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनका सम किसके बराबर हो जाता है? ऑर्डर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात आपने सीखा कि सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूजुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सबसे पहली जानकारी हमने ये सीखी। दूसरी जानकारी हम ये सीख रहे हैं कि जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं अगर वो पार्टिसिपेट बस कर रहे हैं तो उनका सम किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर हो जाएगा। और जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्चुअल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनका सम जो है किसके बराबर हो जाएगा? ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल लाइफ में एप्लीकेबल होता है। ये जो है थ्योरेटिकल डाटा है और ऑर्डर इज अ मोर प्रैक्टिकल डाटा। तो ये अपने को समझ में आ गया। अब आ जाते हैं वापस। सबसे पहले हमने ये लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट के जो कि एक्चुअली रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलैरिटी या लॉ ऑफ मास एक्शन को बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, उनको तो सिर्फ इससे मतलब है कि आपने पार्टिसिपेट करा या नहीं करा। तो जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर मैं उनका सम लूंगा तो वो सम किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर हो जाएगा। तो मैं मॉलिक्यूलैरिटी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मॉलिक्यूलैरिटी जो हो गया आपका स्मॉल a प्लस स्मॉल b। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मॉलिक्यूलैरिटी हो गया स्मॉल a प्लस स्मॉल b। और लॉ ऑफ मास एक्शन को मुझे लिखना है, लॉ ऑफ मास एक्शन को मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्टेंट है ए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मुझे दिखानी है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा और इसकी जो भी स्टिक्योमेट्री है ये आपको पता है वो किस में आने वाली है? पावर में आने वाली है। ये इक्विलिब्रियम में भी हमने करा है। और जो बी की रिएक्शन है उसकी जो भी स्टिक्योमेट्री है वो किसके पावर में आने वाली है? बी के पावर में आने वाली है। और इस ए और बी का आपने सम कर दिया, इस ए और बी का आपने एडिशन कर दिया तो ये किसके बराबर होता है भैया? मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होता है। इस हिसाब से हम ये भी अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल लॉ, इज अ थ्योरेटिकल लॉ एंड मॉलिक्यूलैरिटी is a theoretical data and molecularity is a theoretical data। ये मुझे पता चल गया कि मॉलिक्यूलैरिटी को एक्चुअल में मतलब नहीं है कि आप कंपटीशन में सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। मॉलिक्यूलैरिटी को इससे मतलब नहीं है कि आप आगे जाके क्या कर रहे हो। मॉलिक्यूलैरिटी को तो केवल इससे मतलब है कि अगर आपने अपीयर हुआ एग्जाम में, रेस में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो उनका सम ही केवल किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर हो जाएगा। चूंकि उसको आगे क्या होने वाला है उससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, इसी वजह से ये लॉ क्या है? ऑन पेपर है, थ्योरेटिकल लॉ है। और मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या है? थ्योरेटिकल डाटा है। लॉ ऑफ कुछ मिट गए क्या? हाँ ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है?
मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी ज़ीरो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक केमिकल रिएक्शन आप पढ़ रहे हो और उसमें जीरो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें मिनिमम भी तो एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रिएक्टेंट का अमाउंट जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता, और फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज़ में नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा मॉलिक्यूलरिटी किसके रूप में आपको देखने को मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कौन से रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो कि एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ही आप डिफाइन कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर 4 स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उन चारों स्टेप का आप अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो, लेकिन उस ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैं लिख भी रहा हूँ, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन more than one step, molecularity is defined for each step separately। मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप के लिए सेपरेटली आप डिफाइन कर सकते हो, बट नॉट फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप नहीं बता सकते, लेकिन हर स्टेप के लिए आप बता सकते हो। अच्छा, एक बात और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप जो है वीडियो देख के आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है वीडियो देखने का। आपको वीडियो देखने का प्रॉपर तरीका, चूँकि ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट पैनल है, जो भी बोलना चाह रहे हैं, इसमें सारी चीज़ पीपीटी के रूप में आ जाती है। चूँकि कंपैरेटिवली नया टेक्नोलॉजी है मेरे लिए, तो बहुत सारी चीज़ मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं इसको अभी भी ओल्ड फैशन तरीके से ही बता रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको प्रॉपर डिक्टेट करके बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, धीरे जैसे जानकारी बढ़ेगी तो पीपीटी वगैरह भी बनाएंगे। लेकिन कोई भी वीडियो का देखने का प्रॉपर तरीका यही होता है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बिल्कुल लेट करके मत देखिए, है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ में जैसे जैसे जो चीज़ मैं लिखते जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं समझाते जा रहा हूँ, उसको आप साथ में कॉपी में नोट करते चलिए, तो मैक्सिमम फ़ायदा उससे होता है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए आप डिफाइन कर सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, हर स्टेप की आप अलग अलग बता सकते हो, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की नहीं बता सकते। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आया हुआ था, नीट में डायरेक्ट आया हुआ था, और बोर्ड में बिल्कुल, अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो बोर्ड में ये कन्फर्म आएगा। देखते हैं क्या, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन ग्रेटर देन 3, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन ग्रेटर देन 3 इज़ वेरी रेयर, बिल्कुल ना के बराबर होती है। बिकॉज, क्यों पूछा था क्वेश्चन वाले ने? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी of collision of, because the probability of collision of more than 3 molecules at a time is very low। क्योंकि कोलिजन की प्रोबेबिलिटी 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा एक टाइम में बहुत कम होती है। अब इसको समझते हैं बेटा। कोलिजन के बारे में हम इसी चैप्टर में बात करेंगे, हमारे लास्ट टॉपिक्स में कोलिजन थ्योरी। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ
मॉलिक्युलरिटी अभी तक आपको पता चल गया है कि थ्योरेटिकल लॉ है, ऑन पेपर एप्लीकेबल होती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वैल्यू मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन की 3 से ज़्यादा नहीं होती है। क्या देखा गया है? 3 से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल एक ही समय में कोलाइड करें इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अब ये बात डाइजेस्ट करने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए हमने कंटेनर लिया, क्या लिया हमने? कंटेनर लिया, उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, उसमें क्या है आपके? बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं। अब अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे, एटॉमिक लेवल में जाओगे, तो मास आपको पता है बहुत कम होता है। अगर मास कम होता है तो उसकी स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है लगभग लाइट की स्पीड से चलने लग जाती है। तो अब एक बात हम बाहर से अगर सोचें कि सर इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इतने सारे लाखों करोड़ों एटम हैं, वो सब लाइट की स्पीड से लगभग भाग रहे हैं, तो एक क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल एक टाइम में कोलाइड करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी में कि बिल्कुल ऐसे ही या किसी भी डायरेक्शन से कोलिजन अगर आप करोगे तो वो बिल्कुल फायदा नहीं होता है। कोलिजन आपको कैसे करना है? कोलिजन आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन से करना है। कोलिजन क्या करना है? आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन से करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप हेड ऑन कोलिजन कर रहे हो तो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हेड ऑन कोलिजन ही करने चाहिए। दूसरी बात, कोलिजन करने के साथ साथ कोलिजन करने के समय जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू भी क्या करनी पड़ती है? रेज करनी पड़ती है। तो अब 2 वेरिएबल टर्म आ गए कि प्रॉपर डायरेक्शन से आपको कोलाइड करना है, दूसरी बात एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी रेज होनी चाहिए। तो जब इन दोनों वेरिएबल को हम लेते हैं और फिर जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स का देखते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा की कोलिजन की संभावनाएं क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। इसीलिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन ग्रेटर देन 3 इज वेरी रेयर, बहुत ज्यादा दुर्लभ होती है। ये वैल्यू या ये बात ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्युलरिटी। अब अगला आते हैं, अगला है आपका रेट लॉ। अगला क्या है? रेट लॉ। बच्चों के एक सवाल भी आते हैं, वो ये है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस में तो मॉलिक्युलरिटी कभी 5 आती है, कभी 7 आती है, कभी 10 आती है। तो वो जो है बेटा आपका सिर्फ क्वेश्चंस के टर्म्स में ही है, क्वेश्चंस के लिए ही है। ऑन पेपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम अलग अलग पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में 3 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए रेट लॉ पढ़ते हैं। रेट लॉ में भी मैं वही रिएक्शन सिंपल लिखता हूँ। सबसे पहले ए प्लस बी, और प्रोडक्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने सिंपल क्या लिख दिया? प्रोडक्ट लिख दिया। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, रेट लॉ इज अ प्रैक्टिकल लॉ। रेट लॉ इज अ प्रैक्टिकल लॉ, पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of reaction is directly proportional to those molecules of reactant. Rate of reaction is directly proportional to those molecules of reactant in which change is observed during a chemical reaction. फिर उसके बाद the sum of power of concentration terms in rate equation, the sum of power of concentration terms in rate equation is called order of reaction. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से एक बार और देख रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी आपको क्या बोलता है? एक रेस में 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन सब का सम बता दो, वो किसके बराबर होने वाला है? मॉलिक्युलरिटी के बराबर होने वाला है। और जो उस रेस में जो एक्चुअली बच्चे जीत रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, उनका सम बता दो तो किसके बराबर होने वाला है? ऑर्डर के बराबर होने वाला है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी का सम मॉलिक्युलरिटी होगा, और जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उनका सम किसके बराबर होगा? ऑर्डर के बराबर होगा। तो यही चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम अगर इक्वेशन बनाएंगे तो ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन।
अब सवाल उठता है, ध्यान से सुनिएगा, अब सवाल उठता है कि इनकी पावर में क्या लिखें। मॉलिक्युलैरिटी जब हमने लिखा था तो इनकी पावर में स्मॉल a और स्मॉल b लिखा था। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर मैं इस रिएक्शन को आपको देख करके बोलूँ और मैं ये बोलूँ कि स्मॉल a और स्मॉल b जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, क्या वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हुआ है? आप 100% गारंटी से बता सकते हो कि इस रिएक्शन को देख करके? तो आप क्या बोलोगे कि सर मुझे तो पता नहीं है कि इसमें से कितना पार्ट कन्वर्ट हुआ है, कितना पार्ट कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पता है इस रिएक्शन को देख करके कि स्मॉल a और स्मॉल b का 100% पार्ट कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं भी गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि स्मॉल a और स्मॉल b 100% कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता हूं तो क्या यहां पे मैं स्मॉल a और स्मॉल b लिखूंगा? अगर मैं 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि इसमें से कितना पार्ट रिएक्टेंट का कन्वर्ट हुआ है, तो क्या मैं यहाँ स्मॉल a और स्मॉल b लिख सकता हूँ? क्या नहीं लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा? एक पर्टिकुलर पोर्शन जो मुझे लगता है कि कन्वर्ट हुआ है वो मुझे पता नहीं है, इसी वजह से मैं a की पावर लिख देता हूँ अल्फ़ा और b की पावर क्या लिख देता हूँ? बीटा। ये जो इक्वेशन बनी है बेटा, ये क्या कहलाती है? रेट लॉ। ये क्या कहलाती है? रेट लॉ। और रेट लॉ आपने देख लिया है कैसा लॉ है? प्रैक्टिकल लॉ है। प्रैक्टिकल लॉ का मतलब होता है कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन से भी आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को आपको हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूँ, आपको पता है क्या आता है? कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है k। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को लिख देते हैं a की पावर अल्फ़ा और b की पावर बीटा। ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा काम की है, खूब इस्तेमाल होती है। इस इक्वेशन को आपको बनाने आना चाहिए। इस इक्वेशन को ही हम कहते हैं रेट इक्वेशन। क्या कहते हैं? रेट इक्वेशन। और ये जो k आया है ये कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? रेट का कांस्टेंट है। इसी वजह से इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। और हमने पिछले स्लाइड में देखा, अगर आपको मॉलिक्युलैरिटी निकालना है तो स्मॉल a और स्मॉल b का आपने एडिशन कर दिया। सिमिलरली अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो आपने किसका ऐड कर देना है? अल्फ़ा और बीटा का एडिशन कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा और बीटा का जैसे ही आप एडिशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये है रेट लॉ की डेफिनेशन से हमने बनाया इक्वेशन, रेट इक्वेशन। और रेट कांस्टेंट के बारे में हमने कुछ जानकारी अभी ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे स्लाइड, तो मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है ऑर्डर का। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज़ अ प्रैक्टिकल डाटा। रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो कैसी डाटा है? प्रैक्टिकल डाटा। फिर अगर प्रैक्टिकल डाटा है तो रिएक्शन की ऑर्डर जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती है और फ्रैक्शनल, चारों हो सकती है बेटा। ठीक है। फिर ऑर्डर इज डिटरमाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए भी आप बता सकते हो, और साथ में आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी बता सकते हो। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स, जैसे वहाँ पे मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेयर होती है, ये टर्म, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे ये अगला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला पॉइंट क्या कहता है? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके लिए ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करोगे? ऑर्डर इज डिटरमाइंड with the help of slowest step, which is known as rate determining step। उसी स्टेप को जो सबसे धीरे होगा उस स्टेप को आप क्या बोलोगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ये RDS आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक में भी RDS बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा बार आपको RDS का यूज़ जो है पूछ लेता है।
ओके चलो देखते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमने मॉलिक्यूलरिटी में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप अलग अलग स्टेप के लिए बता सकते हो, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप नहीं बता सकते। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है उसके लिए आप ऑर्डर बता सकते हो। और ऑर्डर आपको कैसे बताना है, आपको सबसे पहले देखना है ऐसा स्टेप जो कि स्लोएस्ट है, ऐसा स्टेप देखना है जो कि स्लोएस्ट है, और जो सबसे स्लोएस्ट होता है उसी स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके रिएक्टेंट में जाना है, उसके मॉलिक्यूल को काउंट कर लेना है, और उसी का सम जो है वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर के बराबर होगा। अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्टेप स्लो है? तो इसका जवाब ये है कि रिएक्शन में आपको क्लियर बताएगा कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है। अगर वो फास्ट स्टेप के बारे में नहीं बता रहा है तो ये तो क्लियर ही बताएगा कि स्लो स्टेप कौन है। तो पहले सवाल का जवाब है कि क्वेश्चन वाला आपको क्लियर बताएगा कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा सवाल ये आता है कि हमको स्लोएस्ट स्टेप ही क्यों देखना है। अगर हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है, हमें ऑर्डर के बारे में बताना है, तो हमको स्लोएस्ट स्टेप ही क्यों देखना है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में चाय बना रहे हैं, तो भारतीय अपन, हर एक भारतीय को कुछ आए ना आए मैगी और चाय बनाना तो आता है। तो चाय अगर अपन बना रहे हैं तो चाय में सबसे पहले मैं जैसे बनाता हूँ, मेरे को जल्दी रहती है तो मैं सारी चीज़ इकट्ठे डाल दिया, मैं उसमें पानी डाल दिया पहले, फिर मैं दूध डाल दिया, उसमें शक्कर डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी। अगर अच्छा बनाना है, किसी खास के लिए बनाना है तो इलायची डाल दिया, लौंग डाल दिया, काली मिर्च डाल दिया, जो जो डालना है सब डाल दो, ठीक है। और फिर वो 5-10 मिनट के अंदर बन जाती है। तो इतनी सारी चीज़ हमने चाय में डाल दी। अब एक सिचुएशन को अज्यूम करते हैं कि जितने भी प्रोसेस हैं उन सब को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। चाय बनाने में 2 मिनट लग रहा है, सारी चीज़ को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। बस चाय पत्ती को घुलने में और चाय पत्ती को अपना रंग देने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। तो एक बात बताइए, क्या मेरी चाय 5 मिनट से पहले तैयार हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर चाय पत्ती को घुलने में 5 मिनट लग रहा है और बाकी जितने भी प्रोसेस हैं अगर वो 2 मिनट में कंप्लीट हो जा रहे हैं तो भी मेरी चाय 5 मिनट से पहले नहीं बन सकती। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन में जो सबसे धीरे चलता है, रिएक्शन में जो सबसे स्लो होता है, वही उस पूरी रिएक्शन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। वही पूरी रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। जब वो कंप्लीट होगा तो बाकी सारी रिएक्शन ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए हम ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए किस स्टेप को देखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप को देखते हैं, क्योंकि जब तक स्लोएस्ट स्टेप मेरा कंप्लीट नहीं होगा मेरी ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने वाली। स्लोएस्ट स्टेप को ही बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप की मदद से ही मैं अपने ऑर्डर को फाइंड आउट करता हूं। ये जवाब है। तो कभी भी ऑर्डर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको किसको देखना है, स्लोएस्ट स्टेप को देखना है, जो कि है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप ही आपकी पूरी रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। पूरी रिएक्शन उस स्लोएस्ट स्टेप के हिसाब से चलती है। तो अगर जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रहा आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने वाली है। इसीलिए मैं ऑर्डर को वहां से देख लेता हूं। तो ये है सारी जानकारी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो एक बार और देखते हैं, इनको रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ा और रेट लॉ पढ़ा। लॉ ऑफ मास एक्शन में आप मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लेते हैं बेटा, रेट लॉ में आप क्या पढ़ लेते हैं, ऑर्डर पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा लॉ है भैया, प्रैक्टिकल लॉ है। सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा लॉ है आपका, थ्योरेटिकल लॉ है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है आपका, थ्योरेटिकल लॉ है। रेट लॉ आपका क्या है भैया, प्रैक्टिकल लॉ है। रेट लॉ आपका क्या है, प्रैक्टिकल लॉ है। इसके बाद हमने देखा कि जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, जैसे अगर मैं रिएक्शन बनाऊं फिर से यहीं पे A + B गिव्स प्रोडक्ट, तो जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उनका अगर आपको सम करना है तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्चुअल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका सम ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। ऑर्डर की वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, या डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगी। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, डेसिमल फ्रैक्शनल में भी हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन केवल और केवल कौन से स्टेप रिएक्शन के लिए
डिटरमाइन आइडेंटिफाई होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप एलिमेंट्री के लिए भी बता सकते हो और साथ में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी बता सकते हो। यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अलग अलग स्टेप का तो बता सकते हो, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा है कि जो मॉलिक्युलरिटी है उसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा यूजुअली नहीं पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखा है कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर आपको निकालना ही है तो आप सबसे स्लोएस्ट स्टेप से करोगे। उस स्लोएस्ट स्टेप को ही मैं क्या बोलता हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वहाँ से मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप बोर्ड दे रहे हो तो इनके डिफरेंसेस वगैरह क्वेश्चन वाला पूछ लेता है 3 नंबर 5 नंबर में। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में वो कुछ जानकारी पूछ सकता है, रेट लॉ के बारे में कुछ जानकारी पूछ सकता है। इस प्रकार से अपने को बनाना है। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर आपको क्लियरली समझ में आ गया है। जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्युलरिटी, जो एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर। इसके बाद एक चीज़ बस और देख लेते हैं, सम कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स नोट डालना आपको, और नोट में आपको कन्फ्यूजिंग टर्म्स करके हेडिंग डाल देना है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से बेटा, रेट से संबंधित आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है, रेट लॉ पढ़ लिया है, रेट इक्वेशन पढ़ लिया और रेट कांस्टेंट पढ़ लिया है। तो जब क्वेश्चन में इन चारों में से कोई एक चीज़ निकालने पूछता है, जब क्वेश्चन में इन चारों में से कोई एक चीज़ निकालने पूछता है तो अभी तो नहीं, लेकिन बाद में हम आम तौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है तो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कभी कभी निकाल के आ जाते हैं। हमें रेट कांस्टेंट पूछता है तो हम कभी रेट इक्वेशन बना के आ जाते हैं। हमको रेट इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के आ जाते हैं। इस वजह से ये कंफ्यूजिंग टर्म्स अभी तो आपको इजी लगेंगे क्योंकि तुरंत पढ़ा है, लेकिन बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको क्लियरली लिख देते हैं, कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं तो ROR के रूप से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन बुक वगैरह में आपको रेट के रूप से मिल जाएगा। किसके रूप से मिलेगा, रेट के रूप से मिल जाएगा। खासकर NCERT बोल रहा हूँ, रेट के रूप से मिल जाएगा। तो रेट की जो वैल्यू है या जो उसका फॉर्मूला है वो आपने पता चल गया क्या होता है, x/t। और अगर कोई रिएक्शन है ऐसी टाइप की, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इसमें सभी का रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन पूछ रही है तो आप ऐसे बनाओगे, याद है ना, -ΔN2/ΔT -1/3 ΔH2/ΔT और +1/2 ΔNH3/ΔT। ये आपको सबसे शुरुआत में पता चल गया। फिर दूसरी वैल्यू जो आपने रेट लॉ पढ़ी, दूसरी वैल्यू आपने क्या पढ़ी, रेट लॉ पढ़ी, जहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A की पावर अल्फ़ा और B की पावर बीटा। बस रेट इक्वेशन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है, रेट इक्वेशन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है, आपने रेट लॉ की प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया तो जो इक्वेशन बना अब वो क्या हो गया, रेट इक्वेशन हो गया। और चौथी चीज़ आपने पढ़ी है रेट से संबंधित, रेट कांस्टेंट, जो कि अभी आप आगे देखोगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, के है, ये क्या है आपका, के है। तो रेट से संबंधित आपने 4 चीज़ें देख ली। इन चारों चीज़ों में आई होप अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी अभी अगर आपने रिसेंटली कहीं से भी पढ़ा है तो आपको कन्फ्यूजन अभी भी नहीं होगा, लेकिन बाद में 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद अगर आपने रिवाइज नहीं किया, एग्ज़ाम के जस्ट पहले बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आपने इसको अलग से लिख दिया है तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ऐसे ऐसे मेरे को करना है। ओके, तो पार्ट 3 में सिर्फ हमने यहीं तक देखा, यहीं तक पढ़ रहे हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे डिफरेंट केसेस, अगले पार्ट में हम देखेंगे डिफरेंट केसेस टू फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा निकालने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। ओके।